पहला प्रश्न देखते हैं। दिया है मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। तो मध्ययुगीन भारत में रुपया नामक सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी ने, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वह था आपका उत्बी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। आगे देखते हैं कि प्राचीन पत्तन, पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। तो प्राचीन पत्तन की बात कर रहा है। एक पत्तन था यानी एक बंदरगाह था, क्या, पुहार, जिसका नाम क्या था, पुहार। ये पूछ रहा है किसके तट पर स्थित है, यानी किस नदी के तट पर स्थित था। तो वह था आपका कावेरी नदी के तट पर, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे हम देखेंगे महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो महावीर स्वामी को इनका अगर जन्म की बात करें तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और अगर नदी की बात करें किस नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वह नदी थी आपकी ऋजुपालिका नदी। चलिए आगे देखते हैं। राख का टीला निम्नलिखित किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला, ठीक है। तो जो राख का टीला है आपका संबंधित है संगन कल्लू से। किससे? संगन कल्लू से संबंधित है। चलिए आगे हम देखेंगे। और अगर हम पूछें कि संगन कल्लू है कहाँ पे, तो यह आपका है कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था। तो जो अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और क्या बोलते हैं, ठीक है, इसके तहत आपका क्या हुआ, प्रथम बार चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था। समझ गए? चलिए आगे हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना, ठीक है। जो नमक कानून था उसको तोड़ना, इनके नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था। चलिए आगे हम देखेंगे। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो स्थापित हुई थी वह हुई थी 1905 ईस्वी में। और उसके बाद हम बात करें कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो यह हुआ था आपका लंदन में। कहाँ पे? लंदन में, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुआ था आपका लंदन में। और किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में लंदन में। अगला प्रश्न देखिए कि किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल के स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था, ठीक है। तो इसमें कौन सा था? बनारस, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। तो बनारस के जो कांग्रेस अधिवेशन 1905 में हुआ था वह बंगाल के स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई की पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया, जिसको हड़प नीति हम जानते हैं, हड़प नीति के नाम से जानते हैं। तो वह कौन था? तो यहाँ पर आप देखेंगे वह था आपका लॉर्ड डलहौजी। क्या था? लॉर्ड डलहौजी, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेस यानी कि हड़प नीति जो बोलते हैं, ठीक है, उसी के द्वारा हड़प नीति के तहत उसने इसके साम्राज्य को, जो लक्ष्मीबाई का साम्राज्य था, उससे क्या किया, उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया था। चलिए आगे हम देखेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी है। कौन सी? यांगटीसी नदी, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। वृहद ज्वार आता है, ठीक है। वृहद ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। वृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। क्लियर? और लघु ज्वार की बात करें, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण पर होते हैं तब क्या आता है? लघु ज्वार आता है, ठीक है। तो बृहद ज्वार कब आएगा? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होंगे। और लघु ज्वार कब आएगा? जब सूर्य तथा चंद्रमा क्या होंगे? समकोण पर होंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो जो पश्चिमी विक्षोभ आती हैं, ठीक है, वह उत्पन्न कहाँ से होती हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है आपकी भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में उत्पन्न होती हैं। और वहाँ से चलती हुई आपका राजस्थान से होते हुए आपका पंजाब वाले हिस्सा हो गया, और इधर आपका हिमाचल प्रदेश वाले हिस्से में
तो इधर क्या करती हैं, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। ठीक है, तो भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होती है भूमध्य सागर में। चलिए आगे अगला हम बात करेंगे, भारत अवस्थित है, लोकेटेड है, इंडिया लोकेटेड है कहाँ पर, तो उसमें देखिए दिया हुआ है। तो अगर लोकेशन की बात करें तो इसके जो होता है, इंडिया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 दिया है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो 14 वर्ष से कम उम्र वालों की संख्या कुल आबादी का लगभग, सकल आबादी मतलब कुल आबादी का लगभग कितना है, 31% है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि साख पत्र दिया जाता है, साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो साख पत्र है वो दिया जाता है किसके द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा। किसके, एक आयातकर्ता द्वारा साख पत्र आपका हमेशा एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है आपका कानपुर में, राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे देखेंगे, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट करिएगा, राष्ट्रीय नियोजन आपका चैप्टर भी है पेट का। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। तो वह माना जाता है किसको, M3 को। किसको, M3 को, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। M3 क्या होता है आपका, यह होता है अमाउंट प्लस बैंकों की सावधि। ठीक है, बैंकों की सावधि जमाएँ जो होती हैं, जमा पूंजी होती है, उनको हम बोलते हैं। तो M3 क्या होता है, यह मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, तो जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है वो वित्त मंत्रालय से संबंधित है, क्लियर। और अगर इसकी स्थापना की बात करें वित्त मंत्रालय की, तो 29 अक्टूबर 1946 में, 29 अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्रालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, GKV राव समिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो सबसे पहले समिति थी वह थी आपकी, वह आपकी थी अशोक मेहता समिति। ठीक है, थर्ड वाला पहले था। ठीक, अशोक मेहता समिति। उसके बाद जो समिति आई GKV राव समिति, यानी फोर्थ, क्लियर। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें, ठीक है, अगर हम इनके यहाँ पर आगे हम बात करते हैं तो अगला देखेंगे क्या है आपका, फिर आएगा आपका LM सिंघवी समिति फर्स्ट आएगा, और फिर आएगा आपका PK थुंगन समिति, क्लियर। तो यह आपका है, समझ गए। तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम सन की बात करते हैं तो अशोक मेहता समिति जो थी 1977 में, अशोक मेहता समिति 1977 में। और बात करें हम लोग यहाँ पर GKV राव समिति जो थी 1985 में, GKV राव समिति जो थी 1985 में आई थी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर LM सिंघवी समिति जो आई थी 1900 आई थी आपकी 1987 में। और PK थुंगन समिति की हम बात करते हैं, PK थुंगन समिति 1988 में। तो काल क्रमानुसार जब हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो यही क्रम आएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जा सकता है, कहाँ लाया जा सकता है आप देखिए, तो वो लाया जा सकता है केवल लोकसभा में या केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो राज्यसभा, दोनों में किसी में भी लाया जा सकता है भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक। सबसे पहले उसके बाद हम बात करते हैं भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। तो भारत की संसदीय व्यवस्था में जो है इसमें क्या होता है, अगर शून्यकाल की बात करें तो प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है। इसका समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। भारतीय संविधान प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख ही नहीं है, ठीक है। तो शून्यकाल शब्द का जो है यह भारतीय संविधान में इसका संविधान, ठीक है,
संवैधानिक प्रक्रिया में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हम बात करते हैं भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। तो नागरिकता की अब देखिए अब क्या है, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, गलत है। राज्य की एकल नागरिकता है, यह भी गलत है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, यह आपका सही है। ठीक है, पूरे भारत में एकल नागरिकता है। भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता है, यह भी गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो थे वो थे आपके, यहाँ हम बात करते हैं कौन, सरदार पटेल। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। और अगर हम बात करें बी आर अम्बेडकर की, तो यह थे आपके प्रारूप समिति के मतलब अध्यक्ष। और अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके थे देखेंगे, तो ये संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के थे। आगे बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे हम देखेंगे, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है, ठीक है, वह होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे, जीव विज्ञान नाम दिया गया था किसके द्वारा, लैमार्क के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है आपका, वह है आपका सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज, जो पौधों में मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल जो है यह क्या है, यह आपका सौर ऊर्जा सेल, जो कि सौर ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली एक युक्ति है फोटोवोल्टिक सेल। तो यह क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सौर सेल का निर्माण 1954 में किया गया था। तो फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से। क्लियर। अच्छा, आज का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, देखिए अब दे दिया ऑप्शन, प्रकाश की प्रवणता की, खगोलीय दूरी की, ठीक है, तो और समय की। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश वर्ष है यह क्या है, दूरी की बहुत बड़ी इकाई है, और यह जो है आपकी खगोलीय दूरी की इकाई है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।